नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च 2025 का ये संस्करण है और इसमें जनवरी 2025 का जो है करंट अफेयर दिया गया है। इसके कई वीडियोस को मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और मार्च के अतिरिक्त इसके पहले फरवरी, जनवरी, दिसंबर 2024 ये सारे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो चलिए मित्रों, आज हम आपके समक्ष बैंकिंग और वित्त इस पर जो है अपना वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इसके छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन ये बैंकिंग और वित्त से जुड़े हुए जितना भी जनवरी माह का करंट अफेयर है वो इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो नियमित रूप से अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं बैंकिंग एवं वित्त। इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है बैंकिंग और वित्त से जुड़ा हुआ, वो है गैर सूचीबद्ध कंपनियों का ब्याज कवरेज अनुपात जो है उच्चतम स्तर पर। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इसके द्वारा जानकारी दी गई है कि गैर सूचीबद्ध कंपनियों का जो ब्याज कवरेज अनुपात है, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो 30 वर्ष के उच्चतम स्तर पर है। इन कंपनियों का ब्याज जो है कवरेज अनुपात 2.94 वर्ष 1990-91 के बाद इस समय सबसे अधिक है। 2023-24 के लिए 4,231 गैर सूची कंपनियों के आंकड़ों पर ये जो है रिपोर्ट तैयार की गई है। इस समय यह अनुपात जो है, जो 1990-91 में ये 2.94 थी, वो इस समय जो है यह अनुपात 5.28 जो है 16 वर्षों में सबसे अधिक देखने को मिली है। ये ब्याज कवरेज अनुपात आईसीआर होता क्या है? यह एक वित्तीय अनुपात है जो किसी कंपनी को अपने बकाये ऋण को संभालने की क्षमता को दर्शाता है। इस अनुपात की गणना किसी कंपनी के परिचालन लाभ, ब्याज एवं करों से पहले होने वाली कमाई को ब्याज व्यय अर्थात बांड, ऋण आदि जैसे उधारों पर देय ब्याज से विभाजित करके किया जाता है। इसका उपयोग ऋणदाताओं, लेनदारों, निवेशकों द्वारा किसी कंपनी को पूंजी उधार देने की जोखिमशीलता को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अर्थात अगर किसी का अनुपात अच्छा है तो उसको ऋण देने में जोखिम कम है, लेकिन अगर किसी का ये जो ब्याज कवरेज अनुपात ज्यादा है तो उसको देने में जोखिम ज्यादा है, तो जो वित्तीय संस्थान है वो उसमें ब्याज दर जोखिम को देखते हुए बढ़ा देती हैं। यह जो है किसी भी फर्म की अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता को प्रदर्शित करता है। और आईसीआर अगर बहुत अत्यधिक ऋण और कंपनी के दिवालिया होने के जोखिम को भी दर्शाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में वित्तीय चूक में उल्लेखनीय वृद्धि। ये क्रेडिट सूचना ब्यूरो हाई मार्क की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में बैंकिंग क्षेत्र की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में समग्र गिरावट के बावजूद माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में वित्तीय चूक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। कहने का तात्पर्य है कि जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एमपीए हैं उनमें तो कमी आई है, इसके बावजूद जो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र है वहां पर जो है जो लगातार कमियां देखी जा रही है। ये जो है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सभी श्रेणियों के गैर निष्पादित ऋणों में उल्लेखनीय जो दर्ज अधिक जो है पाई गई है। इसमें बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर जो है ये चूक का हिस्सा 62% है। अर्थात जितना पूरे देश में जितनी भी ये जो एनपीए से संबंधित जो चूक हुई है उनमें जो इन 4 राज्यों का हिस्सा है वो मिलाकर 62% है। इस प्रकार लघु वित्त बैंक सबसे अधिक प्रभावित ऋणदाता श्रेणी में शामिल है। अर्थात स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की 31 से 180 दिन बकाये वाली संपत्तियां 2.25% से बढ़कर 4.30% हो गई हैं। इसके साथ ही ऋण लेने वालों की संख्या बढ़ी है जिन्होंने कई ऋणदाताओं से ऋण ले रखा है। अगर एक व्यक्ति उससे लोन लेता है तो आने वाले दिनों में स्वाभाविक रूप से चुका देगा, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति ने जो बिना जमानत के कई लोगों से अगर जो है ऋण ले रखा है तो ऐसे लोगों के द्वारा चुकाने की संभावना बहुत कम होती है।
रिजर्व बैंक द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि वित्तीय चूक में वृद्धि के बावजूद पिछले 3 साल के दौरान ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है जिन्होंने 4 या 4 से ज्यादा कर्जदाताओं से ऋण ले रखा है। खराब मौसम की वजह से ऋण वसूली के प्रयासों में बाधा आई है। चूक में यह वृद्धि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण लागत को बढ़ा सकती है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की वृद्धि पर संभावित रूप से असर पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से अगर बहुत सारा ऋण जो है एनपीए हो जाएगा तो उस कंपनी की सेहत पर ये दिखाई देने लगेगा कि अब वो जो है दिवालिया होने की कगार पे है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? तो माइक्रो फाइनेंस जो है इसका अर्थ है ग्रामीण, अर्ध शहरी अथवा शहरी क्षेत्रों में गरीबों को बहुत छोटी राशि में बचत, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराना। आय सीमा क्या है? इसमें बैंक के अनुसार निम्न आय वाले परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, ऐसे संबंधित व्यक्तियों को जमानत मुक्त ऋणों को माइक्रो फाइनेंस ऋण के रूप में माना जाता है। इसका महत्व क्या है? तो इसकी मदद से एक तरफ जहां वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन जैसे प्रयासों में भी काफी जो है मदद मिल रही है। भारत में माइक्रो फाइनेंस योजनाएं कौन कौन से चल रही है? तो इसमें जो एक है एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये 1992 से चल रहा है। इसे अनौपचारिक स्वयं सहायता समूहों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से जोड़ने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। 2015 में जो मोदी जी का पहला टेन्योर था उसमें मुद्रा योजना शुरू की गई। इसके माध्यम से गैर कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना, इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं, एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन आरबीआई की सूची। 16 जनवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2024-25 के लिए अपर लेयर सेगमेंट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची जारी की है। यह सूची एनबीएफसी के स्केल आधारित विनियमन के तहत जारी की गई है। एक बार जब किसी एनबीएफसी को एनबीएफसी अपर लेयर के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है तो कम से कम 5 वर्षों के अवधि के लिए नियामक आवश्यकता के अधीन कर दिया जाता है, भले ही यह बाद में वर्षों में पैरामीट्रिक जो मानदंड है वो पूरा करे या ना करे। इस सूची में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस आदि शामिल है। एनबीएफसी का एक संशोधित नियामक ढांचा है जिसके अंतर्गत कई जो है लेयर्स बनाई गई हैं। 22 अक्टूबर को स्केल आधारित विनियमन के आधार पर एनबीएफसी के लिए एक संशोधित ढांचा जारी किया गया। इसमें एनबीएफसी बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर, ये इन जो है श्रेणियों में एनबीएफसी को बांटा गया है। ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती क्या है इसको देख लेते हैं। इनका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया जाता है। इनका मुख्य कार्य ऋण प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबारों, चिट फंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बैंकों की तरह कार्य करती हैं परंतु मांग पर देय जमा राशियां स्वीकार नहीं कर सकती हैं। एनबीएफसी भुगतान निपटान प्रणाली का हिस्सा और अपने ग्राहकों को चेक भी जारी नहीं कर सकती है। बाकी सारा काम वो बैंकों की तरह ही करती हैं। तरलता की स्थिति को प्रबंधित करने के उपायों की घोषणा। हाल ही में आप जानते हैं कि अभी अखबारों में और सोशल मीडिया पर ये न्यूज चल रही थी कि भारत के जो बैंक हैं उनके पास कैश फ्लो इस समय की कमी है, अर्थात उनके पास तरलता नहीं है, उनके हाथ में नोट नहीं है। इस मुसीबत से निपटने के लिए 27 जनवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए कई कदमों की घोषणा की। इसमें आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत 3 किस्तों में 60,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। किससे खरीदेगा? इन्हीं बैंकों से और फाइनेंस कंपनी से खरीदेगा।
तरलता की स्थिति को प्रबंधित करने के उपायों के तहत केंद्रीय बैंक ने 31 जनवरी 2025 से 6 महीने की अवधि के लिए $5 बिलियन की खरीद बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित की, जिसमें केंद्रीय बैंकों को 253 प्रतिभागियों से कुल $25.59 अरब की बोली प्राप्त हुई। अब ये VRR नीलामी क्या है? ये VRR नीलामी 50,000 करोड़ रुपए के लिए 56 दिवसीय परिवर्तनीय रेपो नीलामी आयोजित की जाएगी। यह पहली बार है जब इतनी लंबी अवधि के लिए VRR नीलामी को आयोजित किया जा रहा है। यह एक अल्पकालिक तरलता समायोजन उपकरण है जिसका उपयोग RBI द्वारा बैंकिंग प्रणाली के धनों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इन उपायों की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो बैंकिंग प्रणाली में 30 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में चरणबद्ध तरीके से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट किए जाने की संभावना है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में जो तरलता की कमी है उसको दूर किया जा सकेगा। और ये तरलता की कमी है क्यों? क्योंकि रुपए का बहुत तेजी से अवमूल्यन हो रहा है, और चूंकि तेजी से अवमूल्यन हो रहा है तो आप इसको समझने का प्रयास करिएगा कि जब तेजी से रुपए का अवमूल्यन होता है तो रुपए की कीमत घट जाती है, और किसी भी व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक रुपए खर्च करना पड़ता है। जब वो अधिक रुपए खर्च करता है तो वो जो है, जो पैसा बैंक में जा सकता था बचत के रूप में, वो मार्केट में चला जाता है। एक बार जब पैसा मार्केट में चला गया तो स्वाभाविक रूप से बैंकों के पास तरलता की कमी हो जाएगी, और सरकारी व्यय में कमी के कारण भी तरलता में कमी आई थी। तो मित्रों, बैंकिंग और वित्त से जुड़े हुए जो मामले थे उनमें बस इतना ही। अगली बार किसी और सेक्शन पे अपना वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है ये परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।